is work and energy. So work is defined as product of force. जैसे कि कोई भी हम लोग वर्क करते हैं तो उस वर्क के पीछे एक फोर्स होगी, और जब फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस करेगी तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क हुआ। और जब कभी भी कोई वर्क होता है तो उसके पीछे कुछ एनर्जी होगी, तभी वो वर्क हो पाएगा। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास प्रॉपर एनर्जी होगी तभी हम उस पर फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे, तभी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और तभी वर्क हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि जो भी वर्क होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होने वाला है। सो वर्क इज डन व्हेन वी स्विम, वर्क इज डन व्हेन वी लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, एटसेट्रा। वर्क इज डन डिनोटेड बाय लेटर W। तो यहाँ पर फिजिक्स के टर्म पे जो भी वर्क होने वाला है, तो जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट होगा तब वर्क हुआ, ऐसा हम लोग बोलेंगे। नाउ फॉर्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, F फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, मीटर और जूल, राइट। दोनों ही यूनिट है वर्क के। एक जूल को अब हम डिफाइन करने वाले हैं। सो 1 जूल इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। तो 1 जूल वर्क कब होगा? एक तो फोर्स 1 न्यूटन जितना होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर जितना होगा, तब 1 जूल जितना वर्क हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। When both the force and displacement are in same direction, positive work is done, तब हमें वर्क पॉजिटिव मिलेगा। तो इससे उल्टा, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो तब नेगेटिव वर्क हुआ, ऐसा हम लोग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला बन गई नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो फोर्स की वजह से एक तो वर्क डन नेगेटिव मिल सकता है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसकी अगर ऑपोजिट है डायरेक्शन, तो भी हमें वर्क डन नेगेटिव मिलेगा। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। सो व्हेन आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। जब कभी भी क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही हमें मिलते हैं, तभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क हुआ। तो जब कोई भी एक कंपोनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। और तीसरी चीज कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया तो भी वर्क डन जीरो मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। एक तरीके से वर्क कॉस फंक्शन पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा। तो अगर थीटा 90 हो गया, कॉस 90 जीरो, सो वर्क डन विल बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक पर्सन है, वो पर्सन एक वॉल को धक्का दे रहा है। अब वॉल तो डिस्प्लेस हो नहीं रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है। तो W इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला के हिसाब से W वर्क डन इज जीरो, राइट। नाउ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर, देन वर्क डन इज जीरो, राइट। जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो फोर्स हम लोग राइट हैंड साइड पे लगा रहे हैं, बट यहाँ पर वॉल होने की वजह से वो स्लाइड करके ऊपर की तरफ गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 तो ज़ीरो है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री फॉर्मूला के हिसाब से वर्क डन हमें ज़ीरो मिल गया। सो साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। नाउ एग्जाम्पल ऑफ वेयर अ मैन थ्रोज अ बॉल अप इन एयर। तो हमें पता है बॉल अप जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउन डायरेक्शन में ही एग्जिट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने बॉल को ऊपर फेंका है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज रिमेन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है।
तो इसीलिए हमें वर्क भी नेगेटिव मिलने वाला है। सो व्हेन बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है दोनों की डायरेक्शन सेम है डायरेक्शन, इसीलिए हमें वर्क भी पॉजिटिव मिलने वाला है यहाँ पर, राइट। तो वर्क हमें पॉजिटिव मिलेगा। नाउ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, whenever an object is lifted against gravity, then amount of work done is lifting the object is called work done against gravity, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और हम जो वर्क कर रहे हैं, हम जो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। सो व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी वी हैव टू अप्लाई फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले से ही होगा क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो उतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए, उतना या फिर उतने उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली लिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इन अ टेबल, then work done by gravity will be negative because displacement of object is upwards and gravitational force acting downwards, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इसीलिए वर्क डन तो नेगेटिव होगा, ऑपोजिट है इसलिए। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज द फोर्स ऑफ आवर विच इज एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो अपवर्ड ही है, ऑब्जेक्ट की मोशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग तब ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ वर्क उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम तब हमारा जो वर्क है अकॉर्डिंग टू अवर अप्लाइड फोर्स तो वो पॉजिटिव हुआ। नाउ ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, इन दिस केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक सम एंगल विथ ईच अदर, कुछ ना कुछ एंगल होगा। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स कुछ एंगल बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन को हम लोग कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। सो इन दिस केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट एन एंगल टू ईच अदर, कोई ना कोई एंगल होगा दूसरे उन दोनों के बीच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो एक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वर्क डन बाय ग्रेविटी मिलेगी। सो ये हमारा डायग्राम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस डायरेक्शन में क्योंकि स्लांटेड है, और फिर आगे जाके वो सी पॉइंट पे से आगे निकलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नाउ एनर्जी, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी वर्क डन के पीछे एक एनर्जी लगी हुई रहेगी कि जिससे वो वर्क हम लोग कर पाए। तो एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ही वर्क ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी। सो इफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू मोर वर्क इट हैज़ मोर एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इफ ऑब्जेक्ट कैन डू लेस वर्क देन इट हैज़ लेस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अ रेज हैमर कैन डू वर्क सो इट हैज़ एनर्जी, and similarly a bomb can do work so it has also energy, a running bike can do work so it has energy. SI unit of energy that is joule, simple, it is after scientist joule. Larger unit of energy is kilo joule and denoted by kg. So 1 kilojoule is equal to 1000 joule. Energy required to do 1 joule of work is 1 joule of energy, मतलब कि अगर हमें वर्क करना है 1 जूल जितना तो एनर्जी उतनी लगेगी तभी उतना वर्क हो पाएगा। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट, तो फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ एनर्जी possessed by an object due to its motion, मोशन की वजह से जो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट possess करता है that is called kinetic energy. Anything moving is said to have kinetic energy. For example, car is moving so it has kinetic energy. कार के पास एक kinetic energy है
क्योंकि वो मोशन में है। ये लाइक यहाँ पर एक कार दिखाई है, राइट, तो ये मोशन में, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब मान लो कि उस कार की जो मास है वो m है, सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस कार की जो स्पीड है वो v है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की हुई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। सो now kinetic energy depends on mass of the object and also speed of the object. So if two objects have same velocity but different masses, then object will have more mass possesses more kinetic energy. Similarly, more speed means more kinetic energy and vice versa. Kinetic energy and work. Consider that initially a body is at rest. Rest मतलब no motion, velocity is 0. नाउ इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, हमने धक्का दिया और बॉडी स्टार्ट हो गई मोशन में जाना, और उसकी जो वो जो बॉडी है उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो v है। तो इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन बॉडी और उस पर वर्क हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से कुछ वैल्यू v तक, तो दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी जब बॉडी रेस्ट पे थी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कुछ हमें वैल्यू मिली, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है 0 होगी, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से हाफ mu² इनिशियल वेलोसिटी, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इज 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो रही है हाफ mv²। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो भी चेंज है वो वर्क डन के फॉर्म में हमें मिलने वाला है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज फाइंड करने से जो भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हुआ वो हम लोग फाइंड कर पाते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with velocity v due to applied force F opposite to the direction of velocity, body comes to rest। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा, मतलब कि मान लो कि एक बॉडी जो है वो राइट हैंड साइड कुछ वेलोसिटी से जा रही है, अब मैं उस पे उसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जो फोर्स है वो मोशन को रोक रही है। तो कभी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, तो तब जो हमारा बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगा। सो स्टेप 1, एज द बॉल कम्स टू रेस्ट मीन्स फोर्स मस्ट बी अप्लाई इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। मतलब बॉल अगर राइट हैंड साइड जा रहा है, तो अगर वो रेस्ट पे आ गया तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है जो कि मोशन के ऑपोजिट था, तो तब जो वर्क हुआ W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, क्योंकि फोर्स तो ऑपोजिट थी। नाउ माइनस एफ इज माइनस मा इंटू एस, और W की फॉर्मूला हमें मालूम है, राइट, हाफ mv² माइनस हाफ mu², mm कैंसिल हो जाएगा और 2 राइट हैंड साइड जाएगा, तो मैं यहाँ पर उसको डिराइव कर रहा हूँ W मतलब हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू माइनस ma इंटू एस। तो यहाँ पर mm कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल कर, और v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन में चला गया और MAS, तो नेगेटिव साइन अगर आगे दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस v² प्लस u² इज इक्वल टू प्लस 2, मास तो निकल गया तो मुझे यहाँ पर भी मास रब करना पड़ेगा क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो वो मैंने रब कर दिया, तो अब बचा 2AS। तो ये फॉर्मूला हमें मिली, राइट, उसके अकॉर्डिंग। नाउ सिंस द बॉडी हैज़ कम टू रेस्ट, u मतलब कि ये जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो बाकी बची v² माइनस 2AS। तो अब मैं अगर
यहाँ से s को सब्जेक्ट बनाओ तो s इज इक्वल टू मिल जाएगा v²/2a। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला हमें मिली उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, वो जब से हमने ब्रेक अप्लाई की थी तब से लेकर बॉडी जब तक रेस्ट पे नहीं पहुंची तब का डिस्टेंस है, तो इसीलिए उसको नाम दिया स्टॉपिंग डिस्टेंस। नाउ फोर्थ इक्वेशन दैट W इज इक्वल टू फोर्स इंटू v²/2a, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है अब हमारा, तो इसीलिए ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा -12mv², जो कि रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी फार्मूला को। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वर्क डन और कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। सो W इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W अब हमारा क्या है, -1/2mv² इज इक्वल टू 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल तो 0 होने वाली है। क्यों? क्योंकि फाइनल में जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाने वाला है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल हमने फाइंड की, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -12mv², बट यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लास्ट में आंसर प्लस में आएगा, +12mv², प्रूव्ड, राइट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एनर्जी possessed by an object due to its position और change its shape। तो पोजीशन और शेप की वजह से जो भी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक बॉ एंड एरो है, हम लोग क्या करते हैं, एरो को उस स्ट्रिंग से, स्ट्रेच स्ट्रिंग से खींचते हैं पीछे की तरफ और फिर उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल है, स्ट्रिंग मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, वो काम कर जाता है। जब भी हम उस एरो को पीछे की तरफ खींचते हैं ना, तो उसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो एनर्जी एज अ फोर्स उस एरो के साथ मोशन करती है, राइट। सो इन दिस केस एनर्जी possessed बाय स्ट्रेच बैंड इज ड्यू टू चेंज इन शेप, क्योंकि पहले जो हमारी स्ट्रेच बैंड, मतलब बैंड थी नॉर्मल, वो स्ट्रेट थी, बट जब हम खींचते हैं तो वो एज अ ट्रायंगुलर शेप जैसा एक्वायर करती है। The block on ground can't do work. The block at high position can do work, so it has energy. क्योंकि ग्राउंड पे तो कोई हाइट ही नहीं है, तो वहाँ पर वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। बट कोई ब्लॉक अगर हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो वर्क करने की टेंडेंसी रखेगा जब हम उसको नीचे फेंकेंगे। So energy possessed by the block is due to its position. So on the basis of position and change in shape of object, potential energy is of two type. First is gravitational potential energy. तो जिसकी एनर्जी उसके ग्राउंड से, ग्राउंड हाइट से अप हाइट पर है, तो हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि वो पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है। जैसे पोजीशन ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा। सो इफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर हाइट इट हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। एंड सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। शेप चेंज की वजह से जो भी एनर्जी बॉडी possess करती है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो मास ऑफ द बॉडी, gravitational acceleration of the earth, and h is the height of the object. So g is fixed 9.8 meter per second square, right? So mechanical energy, it is defined as the sum of kinetic energy and potential energy. काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का अगर सम करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड फ्लाइंग इन द एयर हैज़ बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है -12mv², पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है mg8। तो मैकेनिकल एनर्जी है टोटल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो
जो भी ग्राउंड पे पहुंचेगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। बट जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को कोई हाइट से फेंकेंगे तो हाइट पे तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब हम छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी उसके बाद वाले टाइम में ज़्यादा होने वाली है, उसके हाइट पे डिपेंड करेगी। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन गैजेट्स, इन फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही फैन चलता है। इन बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी, देन फाइनली गॉट इनटू लाइट एनर्जी। दोनों एनर्जीज हमें मिलती है। एनर्जी ट्रांसफर इन राइडिंग अ बाइसिकल, केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू मस्क्यूलर देन इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मस्क्यूलर से ही हम लोग फिर जोर लगा पाते हैं बाइसिकल चलाने के लिए और फिर काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। ड्यूरिंग रेन पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रेन में पानी की बूंदें नीचे गिरने वाले, बहुत हाइट से गिर रही है, तो वहाँ पर हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो गिर रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग ऑफ क्लाउड्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल है ये लॉ। तो एनर्जी कभी भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो टोटल एनर्जी का जो अमाउंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो कंजर्व ही रहने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं। आयन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन it is 100 joule. Then this energy is converted into heat energy and the energy still remains 100 joule. Only its form gets converted in, not its amount. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ हीट एनर्जी में। एनर्जी कन्वर्जन फॉर अ फॉलिंग बॉडी, मान लो कि एक बॉल का मास है 1 किलोग्राम और उसका ग्राउंड से जो हाइट है वो है 4 मीटर, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 1 ऑफ मास g इज 10 एंड h इज हाइट, सो 40 जूल जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो जो बॉल है वो पजेस करती है। अब बॉल को हम लोग अगर छोड़ दे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है। बट कंजर्वेशन एनर्जी हमें ये बोलती है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, वो कन्वर्ट हो रही है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। बट अगर बॉल नीचे तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। So potential energy is transforming to kinetic energy and total mechanical energy is constant, क्योंकि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, तो दोनों का सम तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो इसीलिए PE प्लस की इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। When the ball finally hits the ground, it comes to rest and its potential energy and kinetic energy both are zero, क्योंकि वो रेस्ट पे भी होगा और ग्राउंड पे भी होगा। सो 40 जूल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू साउंड एंड हीट एनर्जी जब वो बॉल ग्राउंड को टच करेगी, कोलाइड करेगी। सो साउंड इज प्रोड्यूस ऑन हिटिंग एंड ग्राउंड गेट्स अ बिट हीटेड। नाउ एनर्जी conservation in pendulum oscillates, its height changes. So at point A ball has kinetic energy and no potential energy, right? जैसे जैसे हम मान लो कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है तो यहाँ पर एक पोजीशन होगी, मीन पोजीशन होगी और यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन होगी।
तो यहाँ से यहाँ पर जाएगी, तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है। सो वाइल गोइंग फ्रॉम बी टू ए, पी ई चेंजेस टू के ई। मान लो कि सपोज कि ये ए है, ये बी है, तो बी टू ए जा रही है, तो बी पे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है क्योंकि वहाँ पर तो कुछ हाइट हमें मिली, मैक्सिमम हाइट। बट जब वो बी टू ए की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर मुझे बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने ए लिख लिया, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा मीन पोजीशन पे ही मैक्सिमम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो हियर क्योंकि वो पूरा ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया, तो इसीलिए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो बट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। सो वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू सी, kinetic energy changes to potential energy at C point, ball has potential energy। C point मतलब कि यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया था, मान लो कि यहाँ पर मैं अगर फिर से ड्रॉ करूँ तो ये वाला हमारा C पॉइंट है, ये वाला हमारा A पॉइंट है और ये वाला हमारा B पॉइंट है। तो C काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी एट C, पोटेंशियल एनर्जी एंड नो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट। So while going from C to A, again P changes to kinetic energy. A get maximum kinetic energy. When pendulum stops, both PE and KE become zero. That we know. So entire energy is converted into sound and heat energy. So thus oscillating pendulum also verifies laws of conservation of energy. Now power इज़ नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो भी हम लोग काम वर्क हो रहा है उसका एक टाइम से रिलेटेड फिनोमिनन है पावर। इट टेल्स हाउ फास्ट और स्लो अ वर्क इज़ डन। वर्क अगर बहुत ही फास्ट हो गया तो पावर ज़्यादा है, वर्क अगर देरी देरी से हो रहा है तो पावर कम है। मान लो कि एक एरोप्लेन है, वो एक डिस्टेंस कवर करता है बहुत ही कम समय में कार के कंपैरिजन में, मतलब कार नहीं कर पाता उतने टाइम में वो डिस्टेंस कवर। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एरोप्लेन ज़्यादा पावरफुल है कार से क्योंकि वो कम समय में वही वर्क कर जाता है, बट कार फिर भी उसी समय में वो समय ज़्यादा लेती है वही वर्क करने के लिए, तो उसकी पावर कम है। तो पावर की फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर को बढ़ाने के लिए टाइम को कम कर सकते हैं, वर्क को बढ़ा सकते हैं। So SI unit of power is joule per second. It is written that joule second inverse. दूसरा भी यूनिट है 1 वाट, तो उसको डिफाइन करेंगे। 1 वाट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 1 जूल जितना काम हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे 1 वाट जितना पावर मिला। नाउ यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट and it represented by kilowatt. So 1 kilowatt is equal to 1000 watt. So if power is more, work is done fast and vice versa. Now commercial unit of energy. So joule is the unit of energy that we know, but joule is very small. So large quantity of energy is expressed in kilowatt hour and kilowatt hour is called unit. सो देर इज़ इफ़ यू हैव सीन दैट और नॉट, बट आपने देखा होगा कि जो भी बिल आता है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें जो भी हमने पावर यूज़ किया है वो यूनिट के फॉर्म में रहता है। तो मान लो कि आपने 4 यूनिट यूज़ किया तो उसका मतलब आपको समझना है 4 किलोवाट आवर आपने पावर यूज़ किया है। सो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इज हाउस इज मेजरिंग किलोवाट आवर, इट इज़ कॉल्ड यूनिट। So that's why it is a commercial unit of energy, simple. So 1 unit is equal to 1 kilowatt hour, मतलब एनर्जी कंज्यूम हुई डिवाइस की वजह से और वो हुई 1 किलोवाट आवर इन 1 आवर। एनर्जी डिवाइस कंज्यूम करती है 1 किलोवाट इन 1 आवर, इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। डिवाइस मान लो जो भी हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, तो वो
उतना पावर यूज करती है एक आवर में. So 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt into 1 hour. So 1000 into 3600. So it will give us 3600,000 joule. So that is the value of 1 kilowatt hour in joule.